हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस क्लास में डिस्कस करने के लिए। आज हम बात करेंगे समरफील्ड एंड विल्सन मॉडल के बारे में। तो बेसिकली समरफील्ड कौन था? आर्नोल्ड समरफील्ड एक साइंटिस्ट थे एंड इनके साथ आए थे विल्सन। तो इन दोनों ने मिलकर अपना एक मॉडल दिया था। हालांकि इन दोनों का अलग अलग मॉडल थे, इनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे, बट इन दोनों के जो रिजल्ट थे, आउटपुट्स थे, वो एक ही आए थे। ओके, कब दिए थे इन्होंने? 1915 से 1916 के अंदर। अब इनका मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था? मेनली इनका मॉडल बेस्ड था जो बोर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1913 के अंदर। तो बोर ने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या दिया था जहां से इनको मोटिवेशन मिला? ठीक है, तो हमारे क्या आता है 1913 के अंदर हमारे आते हैं नील्स बोर। ठीक है, और ये अपना एक एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं। किसके ऊपर लेके आते हैं? ये लेके आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। कि इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है वो एक क्या है, अंदर है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और इसके सराउंडिंग सर्कुलर मोशन के अंदर, सॉरी ये क्या है, मिड के अंदर है, और इसके सराउंडिंग सर्कुलर मोशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इतना लेके आया। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली? फर्स्ट तो ये बोली क्वांटम मॉडल लेके आया जहां पे ये सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, और जो ये लेवल है सब बाहर, ये एक फिक्स्ड क्वांटाइज लेवल है या ऑर्बिट्स हम इनको बोल सकते हैं। जो ये लेवल से इनको क्या बोला था इसने? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। मतलब इनके बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं सरवाइव कर सकता। ये चीजें बोर ने बता दी थी, बट बोर फेल हुआ था। कहाँ फेल हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेल हुआ था फाइन स्ट्रक्चर के अंदर। फाइन स्ट्रक्चर को समझाने में ये फेल हुआ था। सेकेंडली चीज ये फेल हुआ था रीमान इफेक्ट के अंदर भी। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, जब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये सिर्फ बात कर रहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, जब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, तो वहां पे भी ये इसको समझाने में फेल हुआ था। कौन? बोर फेल हुआ था। फिर इसके बाद यहां से ये चीजें देखने के बाद, हाँ कि चलो इन्होंने क्या बोला, सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, सेमी क्लासिकल थ्योरी थी इनकी, किसकी? बोर की सेमी क्लासिकल थ्योरी थी। तो एक तरीके से ये बोला था कि चलो सेमी क्लासिकल अगर तुम्हारी थ्योरी है तो तुम इसको सर्कुलर कैसे मान सकते हो। ये किसका स्टेटमेंट था? विल्सन एंड समरफील्ड का स्टेटमेंट था। ठीक है, ये हालांकि उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। फिर आते हैं हमारे इनके मॉडल विल्सन एंड समरफील्ड। ठीक है, और बोर की अगर आपने बोर मॉडल की क्लास नहीं देखी तो आप क्लास नंबर 2 देख सकते हैं, वहां पे हमने पूरा बोर मॉडल को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? आर्नोल्ड समरफील्ड एंड विल्सन। अब ये नया क्या बताते हैं बेसिकली? ठीक है, ये बोलते हैं, और इनका जस्ट इनका भी अजम्पशंस था, जैसे कि हमने वहां पे देखा था बोर के केस के अंदर जो उन्होंने पोस्टुलेट्स अपने दिए थे वो सारे अजम्पशंस थे उनके। ठीक है, कोई भी उनका फर्स्ट प्रिंसिपल्स के द्वारा वो प्रूवन नहीं थे। सेम यहाँ पे था, इनके भी कोई प्रूवन नहीं थे, सिर्फ इनके एक्सपेरिमेंट थे जो कि वर्क कर गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? पहली चीज तो इन्होंने क्या बोली कि जो सर्कुलर ऑर्बिट लेके चल रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट ना करके इन्होंने अब की बार उनको इलिप्टिकल ऑर्बिट माना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, और इस मॉडल को जो हमारा ये है इसको हम बोल सकते हैं दूसरा बोर एक्सपेंशन मॉडल भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि बोर के ही आगे इसको एक्सपेंड किया था। पहली चीज इन्होंने क्या एक्सपेंड की थी? इन्होंने बोला था कि allowing elliptical orbits instead of circular orbit। मतलब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी एक कॉन्सेप्ट हम मान लेंगे सर्कुलर ऑर्बिट होता है, बट ओनली सर्कुलर ऑर्बिट दैट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी अलाउ वहां पे होंगे। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ही क्यों माना। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोला? सेकंड चीज इन्होंने यह बोली कि इसके द्वारा, ठीक है, एक चीज तो ये बोली इलिप्टिकल ऑर्बिट, सेकंड चीज इन्होंने क्या बोला? applying
रिलेटिविटी, फॉर हाई स्पीड इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अभी तक तो ये चीज समझ में आ गई होगी जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर एटम्स से हम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो बहुत अगर ज्यादा है, एक एक्सट्रीम पॉइंट से बहुत ज्यादा स्पीड होती है, लाइक उनको हम मान सकते हैं एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर से करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम वो केस नॉर्मल केस ना होके, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक केस ना होके, अब की बार हम क्या चले जाते हैं, रिलेटिविस्टिक केस के अंदर चले जाते हैं। तो उस केस के अंदर इन्होंने सेकंड चीज क्या बोली कि इन्होंने उसको बोला रिलेटिविटी और डिफाइन की, कि जो एनर्जी होगी वो रिलेटिविटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि नॉन रिलेटिविटी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें उन्होंने देखी। थर्ड वन अभी हम सिर्फ इनका ब्रीफली देखें, ओवरव्यू इन्होंने किया गया था, आगे इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। थर्ड चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने एक चीज और यहां पे की, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। फाइन डिटेल्स इन स्पेक्ट्रम। मतलब इन्होंने क्या किया, ये दो चीज तो की। सेकंड चीज जो हमने फाइन स्ट्रक्चर का बोला था कि इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था, तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए एक हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो था ही, इसके साथ ही इन्होंने एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था। और वो क्वांटम नंबर कौन सा किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर इन्होंने क्या किया था यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो जो अर्नोल्ड विल्सन और समरफील्ड थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, तीन चीजें दी थी। फर्स्ट वन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। सेकंड थिंग इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम नॉन रिलेटिव मान रहे हैं उनकी स्पीड्स को, नॉन रिलेटिव में होके अब के बाद रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है उनकी। एंड द थर्ड वन इज फॉर फाइन स्ट्रक्चर, डिफाइन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम एक और एडिशनली क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो एक और एडिशनल क्वांटम नंबर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने ऑर्बिटल इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट लेते हैं ये कहां से लिया था। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी ये बोला था कि जो समरफील्ड ने यूज किया था, ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया था, समरफील्ड अननोन ने यूज किया था, इन्होंने यूज किया था क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कीजिए और क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ क्वांटम के रूल्स फॉलो किए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस क्वांटम रूल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स इन्होंने क्या चीज ली थी। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या आती है हमारी, फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपने कैपिलर्स फ्लो अगर पढ़े हो, तीन कैपिलर्स फ्लो हमारे पास वहां पे वर्क करते हैं। तो कैपिलर्स फ्लो में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स हैं स्पेस के अंदर, जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर। जैसे कि हमारा जो सन है, सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हो किस वे में रिवॉल्व कर रहे हैं, किस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको इन्होंने क्या माना यहाँ पे बेस मान के ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी जस्ट लाइक एक एटम के अंदर एक प्लेनेट के रूप में ही होती है। जैसे कि हमारा जो सन है उसकी तरह ही हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से प्लैनेट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन्होंने बोला इन क्लासिकल मैकेनिक्स planets moves in elliptical orbits around the sun। और ये कैप्लर्स का कौन सा लॉ बोलता है, ये बेसिकली कैप्लर्स का बोलता है फर्स्ट लॉ।
केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इतना इन्होंने बोला। इन्होंने क्या बोला, सेम ये चीज लेके, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लेके, क्लासिकल का ये वाला कॉन्सेप्ट लेके बाय एनालॉजी समरफील्ड assumed electrons could also इलिप्टिकल पाथ्स। ठीक है, और ये इलिप्टिकल पाथ किसके अराउंड करेंगे? अब एटम के अंदर कौन होता है? हमारा सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या बोला? अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। और इन्होंने इसके पीछे का रीजन भी ये दिया था कि इन्होंने बोला था कि ये था अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला आफ्टर ऑल electrons are mini planets in बोर्ड मॉडल। उसी का एक्सटेंड कर रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरीके से हम उनको क्या मान सकते हैं? मिनी प्लैनेट्स के रूप में। क्वांटम लेवल में अगर उनको देखते हैं तो उनको एक तरीके से हम प्लैनेट के रूप में देख सकते हैं ना, कि जस्ट लाइक प्लैनेट क्या होता है, यहाँ पे हमारा सन इसके अराउंड क्या कर रहे हैं? वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यही है। सेम काम इलेक्ट्रॉन भी तो कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जब ये इलिप्टिकल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो इलिप्टिकल के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? सर्कुलर के अंदर ऑर्बिट नहीं कर पा रहे, सर्कुलर के अंदर रिवॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे मान सकते हैं कि वो सर्कुलर के अंदर रिवॉल्व करेंगे? ओके, तो वहां से कॉन्सेप्ट लेके आए ये वाला इलिप्टिकल वाला। ओके, अब इस इलिप्टिकल की वजह से, ठीक है, इस इलिप्टिकल को जो कॉन्सेप्ट दिया था इसकी वजह से इन्होंने क्या क्या हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिली। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इलिप्टिकल को इन्होंने कैसे माना था यहाँ पे। ओके, तो ये कौन सा था? क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस में क्वांटम रूल। और पहले बता दो ये वाला कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं था। यहाँ पे जो फाइन स्ट्रक्चर का था ये सिर्फ थ्योरेटिकली उनका था। एक्सपेरिमेंटली हम आगे इनको अलग से सेपरेट बाद में साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको प्रूव किया था। तो इन्होंने क्या बोला, अब की बार सर्कुलर ना होके इन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे अब की बार इलिप्टिकल ऑर्बिट्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इलिप्टिकल के अंदर केपलर्स लॉ के अंदर हमारे कुछ इस तरीके से आता है। एंड यहाँ पे हमारा कोई क्या है? कोई न्यूक्लियाई है। ठीक है, जिसका चार्ज है जेडी। अब ये क्या कर रहे हैं? कोई मान लो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? भी आर है, आर है। ठीक है, बट हम ये भी जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो इसकी डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं ये भी क्या होगा? चेंजेबल डिस्टेंस है इसकी वाली, मतलब टाइम के साथ क्या होगी? चेंज होगी। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, मान लो v। ठीक है, और हम मानते हैं यहाँ पे जो इसका एंगल, ये मान के चलते हैं हम थीटा। ठीक है, तो अभी जो इसका एंगल है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आर है, बट यही डिस्टेंस यहाँ पे आके चेंज हो जाएगी। ऐसे यही डिस्टेंस यहाँ पे आके चेंज हो जाएगी। तो मतलब आर डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, पहली चीज। सेकंड चीज क्या बोला? जो एंगल है ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस के अंदर अब की बार सिर्फ एक चीज हमारी चेंज ना होगी। जैसे कि हमने बोला था कि क्वांटम नंबर के अंदर हमने बोला था कि सिर्फ क्वांटम नंबर हमारे चेंज होके चल रहे हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम हमारा हो रहा है वो सिर्फ एक आ रहा है आर की वजह से, सॉरी हाँ आर की वजह से। ठीक है, बट यहाँ पे दो चीजें चेंज हो रही है। एक तो डिस्टेंस तो चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल भी चेंज हो रहा है। और एंगल की वजह से अब की बार ये जो केस लेके चल रहे हैं हम, ये वाला किसके अंदर चलेंगे? हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको हम लेके चलेंगे।
जब हमने सर्कुलर का केस लिया था, सर्कुलर के अंदर हमने सिर्फ एक फिक्स मान लिया था वहां पे कि लाइक वहां पे सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगी, आर जो है वो चेंज हो रहा था, बाकी जो हमारा थीटा था वहां पे कांस्टेंट था थीटा, ठीक है, थीटा हमारा चेंज हो नहीं रहा था। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे, थीटा भी चेंज हो रहा है जब ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी वहां पे सिर्फ थीटा चेंज हो रहा था, आर चेंज नहीं हो रहा था जब वो रिवॉल्व कर रहा था, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर था। और यहाँ पे थीटा के साथ साथ आर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है, ये वाली चीज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इतना आपका हुआ ये वाला। अब इसके अंदर जो ये प्रिडिक्ट किया था इन्होंने कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, तो इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की वजह से हमारे पास क्या क्या चीजें आई और हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, ठीक है। सो दिस प्रिडिक्शन शोज, क्या क्या दिखाता है, पहली चीज हमने दिखाई इसने improved accuracy of predicted स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली, एक तो ये वो सेकंड चीज है किसमें काम आया हमारा, अकाउंटेड फॉर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर। और फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा क्या हुआ, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या बताया इन्होंने, इंक्लूडेड करेक्शंस, रिलेटिविस्टिक करेक्शंस, ठीक है। ये चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई अपने इस मॉडल के अंदर, और जो इन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके थ्रू हमें ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें देखने को मिलेंगी एक्यूरेसी के अंदर, स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे हमने बोला था ना कि लाइक ओनली एक क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 के अंदर भी हमें और भी हमें सब ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं, समरफील्ड की थ्योरी से। सेकंड चीज फाइन स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे, एंड देन थर्ड वन इज रिलेटिविस्टिक करेक्शन। आप यहाँ पे घबराना मत, तीनों चीजें हम यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बेसिक टू एडवांस। अगर आप नए हैं, आपने स्टार्टिंग करी है यहाँ से समरफील्ड मॉडल से, तो आपको इस समरफील्ड मॉडल भी समझ में आएगा, पहले का अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी। इतना हुआ, ये कर लीजिए आप। अब यहां पे एक हमारा वो आता है, क्या बोलते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक चीज तो उन्होंने क्या देखी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। सेकंड चीज जो हम अभी देख के आ रहे थे, क्वांटाइजेशन रूल इन बोर मॉडल, तो उसको भी इन्होंने अपडेट किया, और उसको अपडेट करके हमारे पास अब की बार क्या आता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो उसको अपडेट करके इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट चीज इन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या बोला कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कोई भी है इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, एक फिक्स टाइम के बाद वो अपनी फिर से अपनी उसी कंडीशन के अंदर आए जा रहा है। मतलब एक तरीके से हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो हम फेज स्पेस डायग्राम देखते हैं, तो फेज स्पेस डायग्राम के अंदर भी क्या होता है, कोई भी एक पोजीशन होती है, कोई भी एक पार्टिकल होता है, वो एक पूरा सर्कल काट के अपनी फिक्स उसी पोजीशन पे आता है, एंड देन वो पीरियोडिक मोशन करता रहता है। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स,
फॉर ए पीरियोडिक सिस्टम। और पीरियोडिक सिस्टम आप ये बोल सकते हो लाइक एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, सो इसके केस में हम क्या देखते हैं, द एक्शन आवर वन और ये हम यहाँ पे देखते हैं जे से, जे आई इक्वल्स टू में पी आई डी क्यू आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना। एक्शन क्या होता है, एक्शन बेसिकली हम वो देखते हैं फेज स्पेस जो डायग्राम हम बनाते हैं। तो फेज स्पेस डायग्राम के अंदर, फेज स्पेस डायग्राम के अंदर जो वन फुल साइकिल होता है, वन पूरा का पूरा जो चक्कर काटते हैं, उस चक्कर के अंदर सबसे जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस हमें, सबसे इफेक्टिव डिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिले, सबसे ज्यादा हमें एक्शन वहां पे देखने को मिले दोनों पार्टिकल के बीच में, तो उसको हम बोल सकते हैं एक्शन। और बेसिकली उसको हम इससे डिनोट करते हैं। जहां पे जो जे हमारा होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक्शन वेरिएबल। ठीक है, जे क्या होता है हमारा, पी हमारा क्या होता है, सॉरी जनरलाइज मोमेंटम, एंड क्यू हमारा होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पोजीशन। ठीक है, ये चीज होती है किसमें, क्लासिकल वे के अंदर ये वाली चीज आती है। अब सेम चीज हमने क्वांटम में देखी थी, और जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल के अंदर हमने देखी थी। तो बोर मॉडल के अंदर हमने क्या देखी थी, और आप ये बोल सकते हो जो एक्शन, बोर मॉडल से आप पहले ये लिख लेना, जो ये एक्शन होता है, ये एक्शन क्या होता है हमारा बेसिकली यहाँ पे, दिस एक्शन इज enclosed फेज स्पेस, या फिर बोल सकते हैं मोमेंटम वर्सेस पोजीशन। ठीक है, ये तो किसके अंदर हुआ हमारा, ये हमारा हुआ क्लासिकल के अंदर। किसके अंदर हुआ ये हमारा, क्लासिकल के अंदर। अब हम देखते हैं इसी को क्वांटम के अंदर, कि क्वांटम के अंदर ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, क्वांटम के अंदर रिलेशन देखते हैं इसका, क्वांटम के अंदर रिलेशन क्या आता है वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखना, and in quantum mechanics बोर क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बोर क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है, बोर क्वांटाइजेशन रूल हमने देखा था, वो बोलता है हमें जे आई इक्वल्स टू में एन आई एच। ऑलराइट, यही हुआ था ना, एन आई एच, या फिर एन आई एच कट हम बोल सकते हैं इसको, जो भी आप बोलो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो, यहाँ पे था एच कट, और इक्वेशन नंबर आप इसको दे सकते हो सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है, डन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास अब की बार क्वांटाइजेशन रूल क्या आ जाता है फॉर समरफील्ड मॉडल। समरफील्ड मॉडल के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास आता है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get pi dqi equals to में nih। इक्वेशन नंबर थर्ड, जहां पे ni हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वांटम नंबर। कॉपी कर लो इसको।
और ये क्या हो जाएगा हमारा इस केस के अंदर, किसके, समरफील्ड के अंदर क्वांटाइजेशन रूल, क्वांटाइजेशन रूल, या फिर आप बोल सकते हो कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, अभी तक हमने इसको कंप्लीटली ड्राइव नहीं किया, सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से क्लासिकल को, और क्लासिकल के साथ साथ क्लासिकल का कौन सा अप्रोच हमने यहाँ पे यूज किया है, क्लासिकल का हमने लिया है केपलर्स लॉ, एंड देन ये वाला हमने लिया है क्वांटम से, जो कि बोर्ड ने ऑलरेडी दिया था। तो अलग क्या हुआ यहाँ पे, अलग के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना तो इन्होंने मोटा मोटा दे दिया था। और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, जो ये चीजें यहाँ से ड्राइव हुई है, ये वाला जो क्वांटाइजेशन रूल है हमारा, क्वांटाइजेशन कंडीशन है, आप इसको हाईलाइट करके या नोट करके लिख लेना कि दिस इज नोट ड्राइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। फिर क्या था ये, इट इंस्पायर्ड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स से ड्राइव नहीं किया गया है, और ये हमें दिख रहा है क्लासिकल प्लस क्वांटम लग रहा है, बट हाँ इसके आगे हमने क्वांटम के अंदर जो जो किया है, यहाँ की हेल्प से हमने इसको किया है, जो कि हम हर लोग के अंदर बोलते आ रहे हैं। तो यहां तक आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, इससे हमें मिला क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। ठीक है, सो फॉर इलिप्टिकल मोशन, इलिप्टिकल मोशन से हमें क्या मिला है, यहाँ पे दो तरह की जो मोशंस हो रही है, जो इलिप्टिकल मोशंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर लेके चलते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन कोई है। तो यहाँ पे दो तरीके की डिस्टेंस हो रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन के अंदर तो क्या लग रहा है, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, एंड इस डायरेक्शन के अंदर जब जा रहे हैं तो इसकी जो हो रही है थीटा, पोलर के अंदर हम आर थीटा डॉट से डिनोट करते हैं, तो इसको हम थीटा लेके चलते हैं, थीटा आर थीटा डॉट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये चीज चेंज हो रही है। वहां पे सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही थी, कौन सी, सिर्फ थीटा चेंज हो रही थी। यहाँ पे जब मोशन कर रहा है तो आर भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फॉर इलिप्टिकल मोशन, दिस मोशन, sorry, the motion is टू डायमेंशनल। ठीक है, मतलब दो डायमेंशन कौन सा हुआ, फर्स्ट वन इज रेडियल मोशन, जो कि हमारा कौन सा होता, आर डॉट। ठीक है, रेडियल मोशन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है या न्यूक्लियस के पास में आ रहा है। सेकेंड थिंग हमारी यहाँ पे कौन सी मोशन देखने को मिल रही है, हमें सेकेंड चीज मिल रही है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंगुलर मोशन में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आर थीटा डॉट। ठीक है, एंगुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये जब चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, सो दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक देखने को मिला है रेडियल मोशन, देन सेकंड वन इज एंगुलर मोशन। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें ये मिला कि जो क्वांटम है वो इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, मतलब सिंगल एक से बना हुआ नहीं है। दोनों के केस के अंदर क्वांटम नंबर्स भी अलग अलग होंगे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ही हैड टू, कौन, समरफील्ड है के, क्वांटाइज बोथ कंपोनेंट्स, दोनों को ही इनको क्या करना पड़ेगा, इस बार क्वांटाइज करना पड़ेगा। बोर के अंदर सिर्फ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटम नंबर आ चुके हैं, एक रेडियल के लिए, एक कहा गया हमारा एंगुलर मोशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट वन इज एनआर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल क्वांटम नंबर,
सेकंड वन इज क्या आ जाएगा, एन थीटा, जिसको हम बोल के चल रहे हैं एंगुलर, या फिर आप बोल सकते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हो कैसे डिनोट कर सकते हो, इसको आप डिनोट कर सकते हो आर से। इन सिंपल वे, अगर आपको ये सबसेट में नहीं लगाना है तो आप इसको आर से डिनोट कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो कैसे। तो ये तो दोनों का होगा, बट जो टोटल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एड ऑन होगा, ठीक है। बट टोटल क्वांटम नंबर क्या लेते हैं हम, एन, वो क्या होगा के प्लस आर होगा। इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो थर्ड, सेकंड हमने दी थी उसको इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको राइट डाउन करना। अब यहां से ये तो आ गया हमारे पास, ओके। इसके साथ साथ और क्या मिला हमें यहाँ पे, इसके साथ साथ और हमें ये मिलेगा यहाँ पे देखने को लिए कि अब हम क्या देखते हैं, हमें वहां पे देख रहे थे हम जब बोर की हमने बात की थी, तो बोर के बाद हमने देखा था उसके रेडियस डिफाइन की थी, उसकी वेलोसिटी हमने निकाली थी वहां पे, और ऑल्सो हमने वहां पे एनर्जी निकाली थी। तो यहाँ पे अब इसकी रेडियस तो चेंज हो रही है, अब रेडियस किस में ले रहे हैं हम, कैप्लर्स लॉ के अंदर ले रहे हैं इसको। तो अगर कैप्लर्स लॉ के अंदर इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कैप्लर्स लॉ के अंदर हमारा कौन सा होता है, बेसिकली जो रेडियस होती है वो हम दो चीजों में देखते हैं यहाँ पे। एक देखते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। सेकंड चीज हम यहाँ पे देखते हैं सेमी माइनर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज निकालनी पड़ेंगी। फिर इसकी हमें एनर्जी देखनी है कि एनर्जी इसके केस के अंदर क्या होगी, मतलब जो हम यहाँ पे चेंज लेके चल रहे हैं उस चेंज के अंदर एनर्जी इसकी क्या होगी, ओके। बट उससे पहले हम देखें तो क्वांटम कंडीशन क्या होती है, इसकी चेंज हो रही है या फिर यही है, क्योंकि ये दो केस आ गए, तो क्वांटम रूल है उसको हम अपग्रेड करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इतना हो गया आई थिंक आपके। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, और हर पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे कि वो पॉइंट हो क्यों रहा है। वो देखते हैं हम यहाँ पे एनर्जी। पहली चीज होती है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इसकी चार्ज है जेड, इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल देखें तो हमें पता है जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक पोटेंशियल लगता है कूलम्ब पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोटेंशियल काम करेगा, कूलम्ब पोटेंशियल। कूलम्ब पोटेंशियल हमें क्या बोलता है, वी आर इक्वल्स टू में माइनस में के, और माइनस भी अपना लगाओ तो के, न्यूक्लियस का चार्ज जेड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस जेड, एंड यहाँ पे आर। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा फॉर दिस सिस्टम, हमारे पास क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड में आर। इक्वेशन नंबर आप इसको देना 4, ठीक है, ओके। सेकेंड चीज हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को आप डिनोट करना टी से, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दोनों के दोनों हमारे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेबल वेरिएबल्स है। तो पोलर के अंदर जो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी वो क्या आती है, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। अब जो हमने क्वांटम कंडीशन लिखी थी उसके अंदर हमने क्या लिखा था, उसके अंदर हमने लिखा था पी आई डी क्यू आई। अब क्यू आई तो क्या आ जाएगा, एक टाइम के लिए डी आर आ जाएगा, सेकंड के लिए डी थीटा आ जाएगा। एक के लिए डी आर आ जाएगा, सेकंड के लिए डी थीटा आ जाएगा। आता है हमारे ये वाला मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकाले अब इनके लिए, दोनों के लिए मोमेंटम कैसे निकाले, तो मोमेंटम निकालने के लिए अब हम बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारा किस में आ रहा है, क्लासिकल के अंदर। क्लासिकल अप्रोच जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हमारा आता है लैग्रांजियन, है ना, और लैग्रांजियन से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम यहाँ पे ये चीजें डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम हमारा क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लैग्रांजियन हम निकालते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली जो लैग्रांजियन यहाँ पे लिखते हैं, टोटल एनर्जी
किसकी फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लैग्रांजियन की में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस k z e स्क्वायर डिवाइड्स में r। क्वेश्चन 6। तो यहां से जो हमारा मोमेंटम हम बेसिकली निकालते हैं, एक एक टर्म के लिए निकालेंगे, पहले r के लिए निकालेंगे फिर थीटा के लिए। तो मोमेंटम का आप याद रखना, मोमेंटम क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू में डेल L अपॉन में डेल क्यू आई, आइए जहां पे क्यू आई हमारे पास क्या है, पर R है एंड थीटा है। ठीक है, ओके करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आएगा, ये पोटेंशियल याद रखना आप यहाँ पे। इसको सोल्व करने पर एक बार लेते हैं हम यहाँ पे R, तो पी आर क्या जाएगा हमारे पास, मोमेंटम इन केस ऑफ रेडियल मोशन। तो यहां से हमारे पास जाएगा डेल एल अपॉन में डेल आर डॉट, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट अगर निकालते हैं तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ ये, यहाँ पे ये वाले टर्म भी कैंसिल है, आर डॉट है। आर डॉट से हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 m आर डॉट का करेंगे तो 2 आर डॉट, सो हमारे पास क्या जाएगा, m आर डॉट। पी आर क्या आ गया, m आर डॉट। सेकेंड चीज निकालते हैं थीटा, थीटा के लिए निकालेंगे डेल एल में डेल थीटा डॉट, सो यहां से क्या जाएगा 1/2 m r स्क्वायर डॉट 2 थीटा डॉट, तो आ जाएगा हमारे पास m r स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, सो p थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से m r स्क्वायर थीटा डॉट। इनको इक्वेशन देना 7। ठीक है, मोमेंटम हमारे पास आ गया दोनों के केस के अंदर, दोनों के केस के अंदर अलग अलग मोमेंटम आया। अब इस मोमेंटम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी क्वांटाइजेशन रूल के अंदर और फिर वहां से निकालेंगे क्वांटाइजेशन कंडीशन। दोनों के केस के अंदर क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या आती है फाइनल। ओके, तो उसके लिए करते हैं, ज्यादा देर ना करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा, एक एक करके करते हैं। ये आ गया। अब जो कैप्लर्स यूज ही करते हैं, कैप्लर्स लो जब यूज ही करते हैं तो आप कैप्लर्स लो के अंदर एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, अकॉर्डिंग टू कैप्लर सेकंड लॉ क्या मिलेगा यहां पे, द एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या था, पी थीटा। ठीक है, remains constant throughout the motion। ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ, जो अब की बार हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड में आया था, आई थिंक जो क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारे पास आ रही है ना, और सेकंड नहीं हमारे पास क्या आएगा कंडीशन हमारी यहाँ पे, ये दो केस है ना हमारे पास 7, तो इन दो केसेस के अकॉर्डिंग दैट इज हमारे पास जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन के अंदर एक तो हमारा जाएगा पी थीटा डी थीटा इक्वल्स टू में एन थीटा एच कट। ओके, एंड देन सेकंड वन हमारा जाएगा पी आर डी आर इक्वल्स टू में एन आर, वो क्या वाला तुमने आर एच कट। ये था क्या से, इसका नहीं पता, इसका हमें पता है 0 से 2 पाई। ठीक है, कैप्लर सेकंड लॉ के अंदर ये वाला क्या था, ये वाली कांस्टेंट आ रही है, इसको हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट है तो पी थीटा बाहर आ जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा इक्वल्स टू में एन थीटा क्या लिया था हमने, के एच कट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास अब की बार पी थीटा इक्वल्स इनटू में 2 पाई एंड के एच कट। सो हमारे पास जो पी थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, के एच कट अपॉन में 2 पाई। इक्वेशन आप दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 8। पी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, के एच कट अपॉन में 2 पाई, और ऑल्सो हम जानते हैं पी थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके,
तो दो वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू किसके इसके अंदर है, जब हमने क्वांटम कंडीशन हम देखने को देखेंगे। अदरवाइज जो पी थीटा की वैल्यू होती है ये वाली, ये क्या है हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, करते हैं अब इस वैल्यू की बात। ठीक है, आर के केस के अंदर हमें दे नहीं रखा, मतलब आर के केस के अंदर हमें नहीं डिफाइन ना कि वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से इनफाइनाइट भी हम जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, मतलब इजी बनाने के लिए और एक दूसरे में रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाली है पी आर डी आर, इसको हम रेस्पेक्ट में लेते हैं इसके, विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसकी सारी वैल्यूज हम देखते हैं कि थीटा की रेस्पेक्ट में, ताकि इन दोनों के बीच का हमें एक रिलेशन देखने को मिले कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, और जो हमारी जो क्वांटम कंडीशन है उसका एक जनरल हमें एक्सप्रेशन देखने को मिले यहाँ पे। ओके, तो इसके रिलेशन के लिए जस्ट हमारे पास क्या है, पी आर है। और पी आर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास क्या था, एम आर डॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एम डी आर अपॉन डी टी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम ये लिख सकते हैं पी डी आर अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी कर सकते हैं। थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर दो, डी आर अपॉन डी टी तो आएगा। अब ये वाली टर्म आपने कहीं देखी होगी, अगर याद हो आपको, आप बोलोगे सर कहाँ देखी हमने ये टर्म, तो मैंने आपको बताया था पी थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और थीटा डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन में डी टी। सो बेसिकली यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा डॉट डिवाइड में एम आर स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर पी आर की जो वैल्यू आएगी, पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एम डी आर डिवाइड्स में डी थीटा इनटू में डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी थीटा डिवाइड्स में एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो पी आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, पी थीटा डिवाइड्स में आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा। इक्वेशन नंबर आप इसको देना, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, सेकंड थिंग ये तो हमारी हो गया। अब देखते हैं डी आर को, डी आर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डी आर को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करना, तो डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा कर सकते हैं, मतलब हो तो रहा है ना चेंज, यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी थीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 10 देना। अब क्या करना है, पी आर और डी आर दोनों की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर दिस वन में। इसको इक्वेशन नंबर देना और इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब की बार थीटा के अंदर आना, थीटा की हमें पता है वैल्यू 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई एंड इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी थीटा डिवाइड्स में आर स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन में डी थीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू में आर एच कट। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई पी थीटा डिवाइड्स में आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर एंड डी थीटा इक्वल्स टू में आर एच कट। डी थीटा के अंदर चेंज हुआ, हो गया चेंज, मतलब एक तरीके से दोनों के अंदर रिलेशन मिल गया ना, कि पी थीटा और पी आर के अंदर रिलेशन ये हो गया और आर और थीटा के अंदर रिलेशन हमने ये देख लिया। करते हैं इसको सोल्व, इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तभी तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसको सोल्व करने पर अब हमारे पास एक और कंफ्यूजन आ गया कि डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें और देखनी है कि डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। जब हम बात कर ही रहे हैं कैप्लस लो की, तो कैप्लस लो के अंदर ही रहने देते हैं इसको। तो कैप्लस लो क्या बोलते हैं, जिस फर्स्ट कैप्लस लो के अंदर हमने ये चीजें देखी है, ये चीजें हम मान के चल रहे हैं। तो कैप्लस फर्स्ट लो के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन कैप्लस फर्स्ट लो, तो कैप्लस फर्स्ट लो के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो बेसिकली हमारे पास आती है एल अपॉन में आर इक्वल्स टू 1 प्लस में ई कोस थीटा। आर हमारे पास डिस्टेंस होती है, ई हमारे पास क्या है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी।
और हम बात किसी कर रहे हैं, इलिप्टिकल की बात कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं। तो इलिप्टिकल पाथ के अंदर जो ई की वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली 0 से 1 के अंदर होती है इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एल की जो वैल्यू होती है हमारे पास, एल वैल्यू होती है हमारे पास जे स्क्वायर डिवाइड्स में एम अल्फा, ठीक है। 1/r आ रहा है, 1/r आ रहा है, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। हमें पी थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो रेडियल टर्म्स है उनको नेगलेक्ट करना है, हमें सिर्फ थीटा की टर्म्स में लेके आना ताकि हम इसको सोल्व कर पाए। तो रेडियल टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी वाली इक्वेशन को, इसका पहले लेते हैं लोग, ये वाला आपने कर लिया होगा। तो इस इक्वेशन को दिया हमने नंबर 11 और इसको सोल्व करते हैं, तो इसका कहते हैं लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ln L माइनस ln R इक्वल्स टू में ln 1 प्लस में E कोस थीटा। लॉग लिया, डेरिवेट करते इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln, ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस ln 1 अपॉन में r एंड r क्या हो जाएगा, dr अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू में, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में e कोस थीटा, एंड कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, कोस थीटा को ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा e साइन थीटा, एंड ये माइनस में आएगा। जब उसको हम इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में r dr अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू में e साइन थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस में e कोस थीटा। इक्वेशन नंबर आप देना 12। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 अपॉन में r dr अपॉन d थीटा इनटू द इक्वेशन नंबर 11। करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 12 substitute the value of into equation 11। करते सब्स्टिट्यूट। हमने पहले बोला पी थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहां से, कैपलर सेकंड लो, तो पी थीटा हमारे पास बाहर आ जाएगा 0 से 2 पाई। अब ये क्या होगा, स्क्वायर हो रहा है, देख 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है नहीं, ये मतलब इसको अगर हम अंदर लिखते हैं तो इसको अंदर लिखेंगे तो क्या आ सकता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है, 1 अपॉन में r dr अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसका जस्ट हमें स्क्वायर करके एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड्स में नीचे आ जाएगा 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू में आर एच कट। अब हमारा जो मेन काम है वो सिर्फ इतना सा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और अगर आपने अपने एकेडमी में देखा हो या फिर अपने कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखी हो तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व नहीं करते हैं। हालांकि मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन बेसिकली होता है इसका इसका सॉल्यूशन होता है 2 पाई 1 अपॉन में 1 माइनस में e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हर जगह देखने को मिलेगा, बट ये होता कैसे हम वो देखेंगे, बिकॉज यू आर ऑन भौतिकी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, स्क्वायर पी थीटा 0 से 2 पाई एंड ये हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस में e कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू में आर एच कट। ओके, इस डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर हमारे ये लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ अज्यूम मान सकते हैं, कुछ ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लेट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम यहाँ लिख सकते हैं u इक्वल्स टू में साइन थीटा, तो u इक्वल्स टू साइन थीटा होगा तो du इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारे पास
कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, सेकंड थिंग हम यहाँ पे मान सकते हैं जी टी, सॉरी जी थीटा। जी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जी थीटा को हम मानेंगे 1 प्लस में ई कोस थीटा। सो हमारे पास जो जी डैश थीटा आएगा, तो जी डैश थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जी डैश थीटा हो जाएगा ई साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, दो चीज हमारे पास यहाँ पे आई, एक तो हमारे पास आई जी थीटा डैश और दूसरी हमारे पास आई यहाँ पे यू और डी यू। ओके, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पर हमारी क्या आएगी, एक तो जी थीटा की वैल्यू हमारे पास है, एक यू की वैल्यू हमारे पास है। इन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगी ई स्क्वायर पी थीटा 0 से पाई। लिमिट्स हम अभी चेंज नहीं कर रहे, लिमिट्स हम बाद में देखेंगे, चेंज करेंगे तो यहाँ से जाएगा यू डॉट जी डैश थीटा एंड डी थीटा इक्वल्स टू में आर एच कट। ओके, अगली चीज हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, अगली चीज आप ये मान सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास ये होगा यू, जो जी ले रहे हैं यहाँ पे, वो क्या लेंगे हम यहाँ पे v इक्वल्स टू जी थीटा आप मिल लेगा ना, तो dv हमारे पास क्या हो जाएगा, dv हमारे पास हो जाएगा जी डैश थीटा डी थीटा। ठीक है, ये चीज करते हैं सब्स्टिट्यूट इसमें, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेंज होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई ई स्क्वायर पी थीटा यू डॉट डीवी इक्वल्स टू में आर एच कट। इक्वेशन नंबर आप इसको देना 12 13। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में जब हम करते हैं, ठीक है, by integration since integration by parts, तो वहां पे रूल होता है u डॉट dv इक्वल्स टू में uv माइनस में v डॉट du। ठीक है, एंड अगर ये 0 से 2 पाई है तो ये वाला 0 से 2 पाई होगा, मतलब ये वाला अगर 0 से 2 पाई हम यहाँ पे लेके चल रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई एंड देन 0 से 2 पाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 14, सो इक्वेशन नंबर 13 एंड 14, सो इक्वेशन 13 एंड 14, इक्वेशन 13 एंड 14 से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू डी यू माइनस में डीवी बन रहा है, तो इसको करते हैं। और आप ये याद रखना u हमारे पास क्या है साइन थीटा, डी यू हमारे पास क्या है कोस थीटा डी थीटा। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास ई साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर सिर्फ ऊपर साइन थीटा था, तो ऊपर अगर साइन थीटा था तो यहाँ पे जब हम इसको लेके चल रहे थे जो ई वाला है ये इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आपकी याद हो तो। अगर यहाँ पे करते तो इसका जो ई स्क्वायर वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास सबके बाद, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे ई पी थीटा। ठीक है, इसको एक्सटेंड करें ना तो इसको करेंगे तो यू भी, यू क्या है हमारे पास साइन थीटा इनटू में v क्या है हमारे पास जी थीटा को माना है v, ये क्या हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा 0 से 2 पाई, और आप ये मान लो माइनस 0 से 2 पाई, u क्या है हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस में ई कोस थीटा इनटू में डी यू हमारे पास क्या है कोस थीटा डी थीटा। ऑलराइट, ठीक है, कर दे इसको सोल्व हम। तो इसको सोल्व जब हम करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है ई पी थीटा आप करना
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस में ई कोस थीटा, एंड इसका जो आएगा 0 से 2 पाई माइनस। इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए यहाँ पे कोस थीटा ही है ना, हाँ, तो इसको इसकी फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई से मल्टीप्लाई दैट मींस 1 अपॉन में ई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 अपॉन ई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई को ई कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें एक प्लस कर देते हैं एक माइनस कर देते हैं, 1 प्लस में ई कोस थीटा एंड डी थीटा। ऑलराइट, अब साइन के अंदर जब इस वाली वैल्यू के अंदर आप 0 या 2 पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन 0 के केस के अंदर भी और 2 पाई के केस के अंदर भी हम जानते हैं साइन 0 एंड साइन 2 पाई दोनों ही केस के अंदर क्या होता है, वैल्यू 0 देता है। तो मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी यहाँ से। अब बात करते हैं इस वाली वैल्यू की, इस वाली वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू में भी तो चल रहा है ना, इक्वल्स में क्या चल रहा है, आर एच कट, इक्वल्स में क्या चल रहा है, ये आर एच कट। यहां से क्या जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ई है, बाहर जाएगा तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में ई थीटा। ठीक है, 0 से 2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में ई कोस थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस ई कोस थीटा 1 1 माइनस 0 से 2 पाई 1 डिवाइड्स में 1 प्लस में ई कोस थीटा डी थीटा। आगे समझ में, ओके। इसका तो क्या हो जाएगा, डी थीटा का 2 पाई आ जाएगा यहां से, तो ये वाला तो ये वाला तो हमें क्या देके जाएगा, ये वाला हमें देके जाएगा 2 पाई, सो माइनस में पी थीटा 2 पाई माइनस इस वाले केस से। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और वो क्या होता है, वो होता है जब 0 से 2 पाई का केस हो 1 अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा हो एंड डी थीटा। जब भी आपको ऐसे टर्म देगी तो उसका डायरेक्ट होता है 2 पाई डिवाइड्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप पूछो सर ये कैसे है, तो ये हम अलग से, हम जब मैथमेटिकल के अंदर जाएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे 1, तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच का, तो a क्या दे रखा है हमारे पास 1 एंड b क्या दे रखा है हमारे पास a। और जो ये वाला फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होगा वो किसके केस के अंदर एप्लीकेबल होगा, जब b की वैल्यू इज लेस देन a होगी, b की वैल्यू इज लेस देन a। तो यहाँ पे b क्या दे रखा है हमें, a दे रखा है, और हम जानते हैं यहाँ पे जो a है 1, e की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है e से। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये अप्रूव होगी हमारे पास। अगर यहाँ पे जो b की वैल्यू होती, अगर यहाँ पे जो b की वैल्यू हमारे पास होती वो a से ज्यादा होती, मतलब a से बड़ी होती, तो उस केस के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता, फिर हमें पूरा पूरा ये सोल्व करना पड़ता। बट यहाँ पे ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है तो हमें ये सोल्व करना नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 पाई डिवाइड्स में a क्या दे रखा है हमें 1 माइनस b क्या दे रखा है e स्क्वायर इक्वल्स टू में आर एच कट। पी थीटा की मैंने वैल्यू आपको निकलवाई थी, अगर आपको याद हो तो ये वाली वैल्यू माइनस में के एच कट डिवाइड्स में 2 पाई इनटू में यहां से 2 पाई बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू में आर एच कट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अगर अंदर से कॉमन लेते तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में ई स्क्वायर, तो रूट के अंदर माइनस 1 इक्वल्स टू में आर एच कट डिवाइड्स में के एच कट, मतलब आर डिवाइड्स में के। इक्वेशन नंबर आप देखना कौन सी आ रही है, इक्वेशन नंबर वो अगले आप देना इसको, ठीक है। कैपलर्स लॉ की जब बात कर रहे हैं तो कैपलर्स लॉ के अंदर ही एक चीज और हमें देखने को मिलती है, और वो चीज हमें क्या देखने को मिलती है, कैपलर्स के अंदर ही रिलेशन देखने को मिलता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अंदर। वो क्या होता है, बी जो होता है वो इक्वल्स होता है ए रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो यहाँ पे 1 माइनस में ई स्क्वायर जो होगा 1 अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए अपॉन बी, ठीक है।
करते सब्स्टिट्यूट इसके अंदर वैल्यू ये वाली भी, तो ये वाली वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a डिवाइड में b माइनस 1 इक्वल्स टू में r अपॉन में k, या हम बोल सकते हैं a डिवाइड में b इक्वल्स टू में r अपॉन में k प्लस 1, या हम बोल सकते हैं a डिवाइड में b इक्वल्स टू में r प्लस k अपॉन में k, या हम बोल सकते हैं b अपॉन में a इक्वल्स टू में k अपॉन में r प्लस k। r प्लस k क्या था हमारे पास, r प्लस k क्या था हमारे पास, n था ना, n। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो b है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, सेमी माइनर एक्सिस, a हमारे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, एंड n क्या है हमारे पास, टोटल क्वांटम नंबर, k क्या है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कंडीशन। किसके केस के अंदर, समरफील्ड मॉडल के अंदर। समरफील्ड मॉडल के अंदर जो क्वांटम कंडीशन होती है वो चीज यहां पे हम इसको बोलते हैं। ओके, ये आप यहां पे देखना। अब इसके क्वांटम कंडीशन जो हमारे पास आई है, ये वाली क्वांटम कंडीशन, इसका क्या रोल है, क्या इसकी फिजिकल मीनिंग है यहाँ पे, मतलब निकाल तो दी, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है निकालने से। वहां पे जैसे हमने क्वांटाइजेशन रूल निकाला था बोर मॉडल के अंदर, तो उसका हमने पूरा बताया था। बोर मॉडल के इस रूल की वजह से हमें क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कि जो स्टेट हमारे पास क्वांटाइज स्टेट्स है, वैसे यहाँ पे इसकी वजह से कुछ ना कुछ देखने को हमें मिलेगा। वो चीज क्या देखने को मिलेगी वो हम देखते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे का, इससे आगे क्या आता है इसके अंदर समरफील्ड मॉडल के अंदर। तब तक के लिए आप इसको पूरी का रिवाइज करना। कहीं पे भी आपको इस डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डेरिवेशन बताना। अगर आपने बोर मॉडल अभी तक नहीं देखा है तो क्लास 2 को जरूर देखना, वहां पे हमने पूरा बोर मॉडल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है और क्लास 3 के अंदर उसके हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं, वो क्लास देखना। बाकी ये क्लास देखना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बाकी कमेंट्स में बताना क्लास आपको कैसे लगी, कहाँ पे आपको डाउट्स आए, किस चीज में अभी भी आपको डाउट्स हैं और किस एग्जाम के क्वेश्चंस आपको चाहिए, ताकि हम क्लासेस के साथ थ्योरी क्लासेस के साथ हम उस क्लास के क्वेश्चंस, क्योंकि आगे आने वाले 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है CSIR नेट का, तो उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, ध्यान रखिए अपना। बाकी पढ़ते रहिए फिजिक्स। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।